नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स जो हैं मॉनेटरी पॉलिसी के वो देख लिए होंगे और उन दोनों लेक्चर्स में किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी भारत में काम करती है इस पर चर्चा लगातार चल रही है हमारी। और आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी कि आज ये जो तीसरा वीडियो आपके सामने आया है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बचे हुए कौन से टूल्स हैं जिनका प्रयोग मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई द्वारा देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त रखने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपको याद होगा, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, यानी कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं और मौद्रिक नीति का सोर्स क्या है, किस प्रकार से मौद्रिक नीति बनाई जाती है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि मौद्रिक नीति के प्रकार क्या हैं, जहां हमने पढ़ा था कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि कठोर मौद्रिक नीति एवं सस्ती मौद्रिक नीति किस प्रकार से काम करती है। और उसी दिन हमने टूल्स को भी समझा था कि जो मौद्रिक नीति के अंदर टूल्स हैं यानी कि साधन है या इंस्ट्रूमेंट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन सेकंड लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे टूल्स के जो देखा था कि किस प्रकार से उनका एप्लीकेशन क्या है, उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। और उनमें हमने पिछले लेक्चर में CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, यहां तक कि SDF, इसके साथ साथ बैंक रेट और MSF रेट को समझ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक मतलब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो भी बहुत इफेक्टिव टूल है और इनसे पिछले वर्षों में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए आज की क्लास को हम शुरू करेंगे आज के टॉपिक से और इसे यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला लेक्चर है उसे और आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जहां पर हमने पिछली क्लास को छोड़ा था उससे आगे यानी अगला टॉपिक आज डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा जी, सारे लोग हेडिंग्स डाल देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। हेडिंग हो गई ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब खुले बाजार की क्रियाएं। तो खुले बाजार की क्रियाएं या खुले बाजार का संचालन भी कई बार कह सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर कर क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि खुले बाजार की क्रियाओं से क्या मतलब है, तो खुले बाजार की क्रियाएं आरबीआई द्वारा एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती हैं जब आरबीआई को मुद्रा की तरलता यानी कि मुद्रा या कि जो बाजार की तरलता है और मुद्रा की आपूर्ति है, मनी सप्लाई है, उसे कंट्रोल करना होता है, तब वो इस प्रकार के सोर्सेस का इस्तेमाल करती, इस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करती है। तो इसके अंतर्गत पहले करते क्या है, यहां पर आप ध्यान देंगे कि आरबीआई डज सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है जी। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं आरबीआई द्वारा सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं, सरकारी प्रतिभूतियां। सरकारी प्रतिभूतियों की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री की जाती है, खरीद एवं बिक्री की जाती है। तो अगर आपसे पूछें कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो सिंपल सी बात आप कह देना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत आरबीआई खुले बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता बेचता है, सिंपल सा, ठीक है। हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार का इफेक्टिव टूल है। कैसा टूल है, इफेक्टिव टूल है, यानी कि
प्रभावी उपकरण है। अच्छा जी, प्रभावी उपकरण से मतलब यानी कि एक ऐसा टूल है जिस टूल का प्रयोग करके आरबीआई मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित कर सकता है। कैसे करेगा जरा देखते हैं। अच्छा, जिनको सरकारी प्रतिभूतियां नहीं पता है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं कि सरकारी प्रतिभूतियां या सरकारी बॉन्ड क्या होते हैं, जिससे कि आगे के लिए हमें आसानी हो जाएगी। पहले अभी के लिए आपने ये समझना है कि कोई चीज है जिसे खरीदा बेचा जाएगा, जिससे मुद्रा की आपूर्ति को विनियमित कर पाएंगे आप। देखते हैं, एग्जाम्पल से लीजिए, ये रहा आरबीआई, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई देखो दो काम कर सकता है। या तो वो सेल कर सकता है, क्या कर सकता है, सेल यानी कि बिक्री कर सकता है। किस चीज की बिक्री करनी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियां, इनकी बिक्री करता है, ठीक है। सरकारी प्रतिभूतियां, अब देखो सरकार बिक्री कर, आरबीआई बिक्री कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इधर जा रही है। इसका मतलब आप समझ लो कि कोई चीज है जिसे आरबीआई द्वारा बेचा जा रहा है, और किसको बेच रहे हैं, ये लो बैंक को बेच रहे हैं। अब आप खुद से बताओ, अगर आप कोई चीज खरीदते हो तो वो सामान तो आपको मिल जाता है, वो वस्तु तो आपको मिल जाती है, लेकिन पैसा यानी कि मनी उस व्यक्ति को मिलती है जो बेचता है। अब आप खुद से देख दो, तो आरबीआई जब कभी भी सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करेगा और बैंक उसे खरीदेगी, तो बैंक का पैसा आरबीआई की तरफ आ जाएगा, ठीक। इसका परिणाम क्या होगा, तो इसका परिणाम यह होगा कि बाजार तरलता क्या हो जाएगी, कम। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, मार्केट लिक्विडिटी रिड्यूसेस। बाजार तरलता नीचे गिर जाती, कम हो जाती, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब बाजार में बहुत सारा पैसा होगा तो आरबीआई अगर चाहे तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच दे और उससे पैसा अपनी तरफ मंगा ले, ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे बेची खरीदी जाती है उसको भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि कोई चीज बेच रहे, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का टाइम पूरा हो जाएगा, आरबीआई क्या करेगा, बैंक से फिर से कहेगा कि सुनो, अब कहते हैं कि आरबीआई चाहे तो खरीद भी सकता है। तो बैंकों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, क्या है बेटा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि सरकारी प्रतिभूतियां। अब वो बैंकें सरकारी प्रतिभूतियां, देखो इधर की तरफ एरो बना दो, ठीक है, इधर की तरफ। तो ये क्या हो रहा है, परचेज। क्या हो रहा है अब, परचेज। परचेज मतलब क्रय। तो अब यहां पर आरबीआई के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी जा रही हैं। अब आरबीआई कुछ खरीद रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा पता है, इधर से एरो बनाओ, एरो बनाया और ये लो एरो इधर गया। तो सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई ने खरीदी, तो आरबीआई इनका जो भी मूलधन है, इनसे जो पैसा लिया था वो, यानी कि जो भी इनका प्रिंसिपल अमाउंट है वो, प्लस इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ये चीजें इन्हें देगा। अब देखो, बैंकों ने अपनी कोई चीज आरबीआई को बेची, तो आरबीआई अब पैसा इनको वापस दे रहा है, मूलधन और ब्याज दोनों लगाकर दे रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों साथ दे रहा है, जिसकी वजह से बाजार तरलता क्या होगी, इंक्रीज।
इट मींस द मार्केट लिक्विडिटी इंक्रीजेस। क्लियर? तो हम यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि जब कभी भी आरबीआई को बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ानी होगी तो आरबीआई बाजारों से, बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद कर लेगा। और जब कभी भी आरबीआई को बाजार से या केंद्रीय बैंक को बाजार से इस मनी की सप्लाई को घटाना होगा तो वो फिर यहां पर इसकी आपूर्ति को क्या कर देगा, बढ़ा, मतलब फिर यहां पर सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री कर देगा। ठीक है? तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। और जनरली अगर हम देखें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग स्टेबलाइजेशन के लिए करते हैं। स्टेबलाइजेशन का मतलब है स्थिरीकरण के लिए। ठीक है? उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी है। अगर आपसे पूछें, हालांकि ये जो ओपन मार्केट शब्द है इसका प्रयोग कई जगह भी होता है। जैसे मान लो मार्केट के अंदर खाद्य इन्फ्लेशन आ जाए, फूड इन्फ्लेशन, तो वहां पर डायरेक्टली जब सरकार अनाज की खरीद बिक्री करती है तो भी उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं, है ना? तो यहां पर आप ध्यान रखना कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का संबंध यहां पर सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से। ठीक है? बेचेंगे तो लिक्विडिटी कम होगी और खरीदेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, और इसका उद्देश्य होता है बाजार में स्टेबलाइजेशन लाना। ठीक? अब देखो देखो मैंने जैसे यहां पर सरकारी प्रतिभूतियां जो बार बार आपको परेशान कर सकती कि ये होती क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको भी एक शॉर्ट नोट में समझा देता हूं। जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको नहीं पता ध्यान से देख लेंगे, सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं वो एक प्रकार के डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? यानी कि ऋण उपकरण होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि डिपेंड करता है, और इन्हें कौन इशू करता है? आरबीआई। ठीक है? अगर हम देखें तो जनरली आरबीआई डज सेल एंड परचेज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई डज सेल एंड परचेज ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो ये जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं इनकी खरीद बिक्री, ठीक है, आरबीआई द्वारा की जाती है। आरबीआई द्वारा की जाती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब आरबीआई ने बेचता खरीदता है तो ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। तो यहां पर आप देख सकते हो, कभी आपसे पूछें, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकारी प्रतिभूतियां सामान्यतः, हालांकि टाइप अलग अलग है, लेकिन जो मेजर आपको समझना है बस जिससे सवाल बन जाए, जिससे यूपीएससी ने भी सवाल पूछा, पीसीएस ने भी पूछा, तमाम एग्जामों में पूछा गया। सरकारी प्रतिभूतियां दो प्रकार की होंगी। कितने प्रकार की? सामान्यतः दो प्रकार। कौन से दो प्रकार हैं? आप इसको ऐसे कर सकते हो। एक सरकारी प्रतिभूति जिसे आप अल्पकालिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अल्पकालिक, मतलब शॉर्ट टर्म। ये लो। ठीक है? अब एक सरकारी प्रतिभूति उसे भी कहेंगे जो दीर्घकालिक होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म होगी। तो इसका मतलब सरकारी प्रतिभूतियों को या गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो सिक्योरिटीज जहां पर सरकार ने कम समय के लिए लोन लिया हो या ऋण लिया हो। यहां एकदम सरल भाषा में लिखें तो ऋण जुटाने का
साधन है, यानी कि इट इज अ डेट फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये सरकार के पास ये काम करते हैं। आ जाओ जरा देखते हैं कैसे और काम करते हैं। पहले हम अल्पकालिक वाला देखते हैं कि अल्पकालिक कैसे काम करता है। अल्पकालिक जो होते हैं, जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लो मैंने एक पेपर बना दिया ऐसे, ठीक है, एक पेपर, जितना भी सरकार को पैसा चाहिए उससे ज्यादा पैसा यहां लिख देते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया 12 लाख, लिख दिया। एक एग्जांपल से समझ रहे हैं जिससे कि हमें आसानी से समझ में आए। ठीक, ये 12 लाख रुपए है, गारंटीड बाई भी कर दो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों कर दिया? क्योंकि एक साल से कम समय के लिए इसके थ्रू केंद्र सरकार ही उधार ले सकती। तो अब वो आप छोड़ो, फिलहाल के लिए आप देखो कि 12 लाख का है। ठीक, अब जितने भी पैसे आपको चाहिए, सरकार को चाहिए, उतने पैसे पर इसे हम लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो हम यहां पर कह सकते हैं इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि छूट पर जारी करना है इसे, छूट पर जारी। तो 12 लाख की चीज कर छूट पर है, तो मान लो 10 लाख में है। कितने का ये? 12 लाख का। बेच कितने में रहे? 10 लाख का। तो जो भी खरीदे, मान लो बैंक ने खरीदा, आम आदमी ने खरीदा, किसी ने भी खरीदा, क्या आम आदमी खरीद सकता, कैसे खरीद सकता, वो सब समझाऊंगा। अभी बस मान के देखो कि खरीदते अगर 10 लाख में, ठीक है जी, 12 लाख की चीज 10 लाख में खरीद ली। अब आपको इंतजार करना है मैच्योरिटी पीरियड का। ठीक है जी, मैच्योरिटी पीरियड, या जिसे हम लोग हिंदी में परिपक्वता अवधि कहते हैं। ठीक है, व्हाट वी से, परिपक्वता अवधि। सामान्यतः ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं, उन्हें या तो 91 डेज के लिए सरकार उधार ले सकती, यानी कि चाहे तो 91 डेज के लिए, या तो फिर 182 डेज के लिए, या फिर 364 डेज, ये मैक्सिमम है। तो अब ध्यान से देख लो, कोई ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिस पर मूल्य ज्यादा दिया हो लेकिन उसे सस्ता बेचा जाए, और या तो वो 91 डेज की हो, 182 की हो, 364 की हो, तो ऐसी सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं? टी बिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टी बिल्स। टी बिल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक नाम है। क्यों नाम दिया गया? ये इसलिए नाम दिया गया, अगर मैं कहूं कि ये वाला टी बिल है, ये एक प्रकार का टी बिल है, तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर सरकार ने एक साल से कम समय के लिए ही पैसा जुटाया है। और टी बिल को भी अगर आप और डिटेल में लिखना चाहते हैं, तो टी बिल को हम लोग ट्रेजरी बिल्स भी कह सकते हैं, हिंदी में भी लिख लेते हैं ट्रेजरी बिल्स। इसका मतलब हुआ कि ट्रेजरी बिल्स एक साल से कम अवधि पर जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स या तो 91 डेज के लिए होंगे, या 182 दिनों के लिए, या 364 दिन के लिए। ट्रेजरी बिल्स हमेशा डिस्काउंट पर जारी किए जाएंगे, यानी कि जितना मूल्य होगा उससे कम कीमत पर जारी किए जाएंगे। ट्रेजरी बिल्स अल्पकालिक अवधि के होते हैं, एक साल से ज्यादा समय के लिए पैसा इसके माध्यम से उधार नहीं लिया जा सकता। और क्या है? और सिंपल सी बात कि इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल और केवल केंद्र सरकार ही यहां पर इसे जारी कर सकती है, और कोई जारी नहीं कर सकता। पहले होते थे एडहॉक ट्रेजरी बिल, जहां पर 14 दिन तक के लिए पैसा ले सकते थे, बट अब वो नहीं होते हैं, और राज्य सरकार उन्हें जारी कर सकती थी, बट अब ऐसा नहीं होता। अब
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो एक ट्रेजरी बिल नाम का गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी कर सकते हैं और आरबीआई इसे खरीदेगा बेचेगा, बैंकें इसे खरीदेंगी बेचेंगी। अच्छा, आप ये कहेंगे कि मान लो बैंक ने इसे खरीद लिया 10 लाख में, तो उसका क्या फायदा? तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैच्योरिटी पीरियड होगा तो इसे आरबीआई वापस परचेज कर लेगा फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू क्या है? जो इसके ऊपर अंकित मूल्य है वो इसका फेस वैल्यू। कितना अंकित है? 12 लाख। इसका मतलब हुआ कि एक साल तक, मान, सिंपल समझना है कि मैंने एक साल पहले या मैं आज आरबीआई के पास जाऊं, ये 12 लाख की चीज 10 लाख में ले आऊं। एक साल जैसे बीता, मैं आरबीआई के पास वापस गया और मैंने ये पेपर आरबीआई को पकड़ा दिया, तो आरबीआई ने मुझे इसके बदले 10 की जगह कितने दिए? क्योंकि इस पर कितने लिखे हुए हैं? 12 लाख। और यही मेरा फायदा हुआ, यानी कि मैंने खरीदा था इसे 10 लाख में और मुझे इसमें मिले 12 लाख, यानी कि 2 लाख रुपया हमारी यील्ड रही, प्रॉफिट रहा। जो मानना है वो मान लो, ठीक है? तो सो दैट ये ऐसे काम करता है और इसके माध्यम से जो पैसा सरकार जुटाती उसका प्रयोग सरकार अपनी अवसंरचना विकास, यानी कि बहुत सारी जो उसको जरूरत होती है अपनी परियोजनाओं के लिए, उन पर खर्च करती और फिर आपको पैसा वापस करती। मान लो इसका पैसा सरकार ने किसी सड़क को बनाने में लगा लिया, तो उस पर टोल टैक्स लगा के आपका पैसा वापस कर देंगे, क्या दिक्कत है ना? तो यहां तो हमने ये समझ लिया कि एक साल से कम की व्यवस्था क्या है, लेकिन अगर बच्चा हमें एक साल से ज्यादा की व्यवस्था समझनी तो वो कैसा होता है वो भी देख लो। दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियां जो होती हैं उनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक ही होगी, ठीक है? अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो ट्रेजरी बिल हैं इन पर कोई इंटरेस्ट या ब्याज नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सीधा सीधा प्रॉफिट देते हैं ना, 10 लाख के 12 लाख, तो ब्याज क्यों मिलेगा फिर? तो इसलिए ट्रेजरी बिल्स पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता। परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से अधिक, ठीक है? अब जैसे मैं यहां पर एक एग्जाम्पल बनाता हूं। अब यहां पर मैंने लिख दिए 10 लाख, ठीक है? यहां पर मैंने लिख दिया इंटरेस्ट रेट 6%, ठीक है? एनुअली, है ना? फिर मैंने लिख दिया गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? ऐसे लिख दिया, ठीक? अब यहां पर जो चीज हुई है उसको देखो, क्या लिख रहे हैं? इशूड एट फेस वैल्यू। कितना है फेस? 10 लाख। यहां कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो भैया इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है। अंकित मूल्य पर बिक्री होगी और वो कितना है? 10 लाख। ये लो, ठीक है? तो पहली चीज आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब हुआ 10 लाख रुपए में इसे बेचेंगे, डन, है ना? 10 लाख रुपीस में ही इसे सेल कर देंगे। यहां ऐसा नहीं था, यहां आपको उसे कम में बेचना था, लेकिन दीर्घकालिक जो होते हैं वो उतने में बेचे जाते हैं जितने में होते हैं, तो 10 लाख का 10 लाख में। लेकिन अब इसकी परिपक्वता अवधि जो होगी वो अधिक हो सकती है। जैसे मान लो 5 साल, 7 साल, 10 साल ऐसे हो सकती मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी पीरियड यहां पर एमपी मतलब मैच्योरिटी पीरियड 10 साल। तो 10 साल तक मान लो आपने रखा तो हर साल आपको 6% ब्याज मिलेगा, ठीक है?
तो मैच्योरिटी पीरियड पर क्या होंगे, जैसे ही परिपक्वता अवधि पूरी होगी तो परिपक्वता अवधि पूरी होने पर तो आपको रिटर्न या प्रतिफल क्या मिलेगा, रिटर्न क्या मिलेगा बताओ। तो रिटर्न मिलेगा आपका मूलधन यानी कि जो आपने प्रिंसिपल लगाया है वो, प्लस इंटरेस्ट यानी कि जो आपने ब्याज लगाया है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप मिला दीजिए, वो आपका हो गया ये। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि परिपक्वता अवधि 5, 7, 10 साल, फिर परिपक्वता अवधि पूरी होगी तो आपको आपके 10 लाख रुपए तो मिलते ही है और साथ में आपका जो ब्याज बनता है वो भी मिलता है। इसे जारी कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं जारी? इसे जारी करने का कार्य केंद्र सरकार भी करती है ना। दूसरा, राज्य सरकार भी कर सकती है, लेकिन दोनों में अंतर है। जब केंद्र सरकार जारी करती है तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं बॉन्ड, है ना, और जब हमारी राज्य सरकार जारी करती है तो उसको हम लोग कहते हैं SDL। अच्छा, ये शब्द, सारे शब्द जो हैं वो सरकारी प्रतिभूतियां ही दिखाते हैं, मतलब यहां सरकार ही लोन ले रही है। SDL का मतलब होता है स्टेट डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स, मतलब राज्य विकास ऋण। ठीक है, तो अब यहां पर हमने देख लिया कि दो प्रकार की, मैंने जो ब्रॉडर आपको क्लासिफिकेशन दिया उसको ध्यान से समझो। कई बार आपसे पूछेंगे कि सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती हैं, तो सरकारी प्रतिभूतियों को हम लोग कई बार गिल्ट, देखो क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों में रिस्क कम होता है तो इसलिए इन्हें हम गिल्ट एज्ड सिक्योरिटीज भी कहते हैं, परम प्रतिभूतियां भी कहते हैं। लिख लीजिए, परम प्रतिभूतियां भी कहते हैं, गिल्ट एज्ड, GILTEDGED, एस्ट। ठीक, इन्हें बेचने खरीदने का काम सरकार के बिहाफ पर RBI करता है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सरकारी प्रतिभूतियों को समय अवधि के आधार पर हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला, अल्पकालिक प्रतिभूतियां, और अल्पकालिक प्रतिभूतियों में जो सबसे प्रचलित प्रतिभूति है या सिक्योरिटी है वो है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स सामान्यतः 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के जारी किए जाते हैं। इनकी मैच्योरिटी पीरियड अधिकतम 1 वर्ष तक हो सकती है और इन्हें जब जारी किया जाता है तो इन्हें डिस्काउंट प्राइस पर जारी करते हैं। यानी कि अगर कोई ट्रेजरी बिल 12 लाख रुपए का है तो उसे 10 लाख पर जारी कर दिया। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। परिपक्वता अवधि पूरी होने पर या मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर आपको उस पर जो उसकी फेस वैल्यू होगी वो वापस की जाएगी। तो इसका मतलब 10 लाख लगाए थे और रिटर्न में आपको मिले या प्रतिफल में मिले 12 लाख, तो मतलब 2 लाख रुपया आपका फायदा हो गया। दूसरी तरफ दीर्घकालिक प्रतिभूतियों में खास बात यह है कि इन्हें इनकी फेस वैल्यू पर ही जारी किया जाता है, यानी कि जो मूल्य छपा हुआ है उसी मूल्य पर। अब मान लो मूल्य 10 लाख छपा हुआ तो 10 लाख पर जारी करेंगे और इसकी मैच्योरिटी पीरियड 1 वर्ष से अधिक है तो वो 5 साल भी हो सकती, 7 भी हो सकती और 10 भी हो सकती। जितने वर्षों तक आप इसे अपने पास रखेंगे उतने वर्षों तक इस पर आपको ब्याज प्राप्त है। ब्याज वार्षिक होता है लेकिन आप चाहें तो उसे तिमाही या छमाही में भी प्राप्त कर सकते हैं।
अब ये 5 वर्ष भी हो सकता, 7 वर्ष भी हो सकता, 10 वर्ष भी हो सकता, यानी कि जब आप वो प्रतिभूति दीर्घकालिक खरीदने जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि कितने वर्ष की आपने खरीदी। जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड या परिपक्वता अवधि पूरी हो जाएगी, जो पैसा आपने लगाया वो और जो भी आपका ब्याज बना वो दोनों लगाकर आपको वापस कर दिए जाए। अगर इस प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से केंद्र सरकार उधार लेती तो हम लोग कहते हैं कि ये सरकारी बॉन्ड है। राज्य सरकार उधार लेती तो उसे हम कहते हैं कि ये एक प्रकार का एसडीएल है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है। और कई बार तो कंपनियां जारी करती तो हम इसको डिबेंचर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबेंचर। डिबेंचर्स देखो सबका मतलब एक ही है, लेकिन चीजों को पहचानने के लिए, से मेरा नाम, अब हर इंसान एक ही जैसा ही है ना, तो हर इंसान को पहचानने के लिए उसके अलग अलग नाम रखे गए। तो वैसे अगर मैं ऐसे कह दूं कि एसडीएल है ये भी सरकारी प्रतिभूति, सरकार ने जारी की, गारंटी सरकार ने ली, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है? तो इसलिए मैंने उसको एसडीएल कह दिया। डिबेंचर कह देने से पता चल जाएगा कि कंपनी ने जारी किया, है ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इन पर यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों या बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज को कूपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूपन। जो यहां मैंने लिखा कि आपको इंटरेस्ट या ब्याज मिलेगा, तो इसे हम कूपन कहते हैं। प्रश्न बनता है कि जीरो कूपन बॉन्ड का क्या मतलब है? जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं। तो जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब अगर कोई इंटरेस्ट नहीं, तो दोनों में कोई भी इंटरेस्ट रेट कहां नहीं मिलता? ट्रेजरी बिल में, क्योंकि वहां तो सीधा लाभ मिलता। तो इसलिए कई दफे पूछे गए कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, तो ट्रेजरी बिल्स ही जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं। लिख सकते हैं आप, ट्रेजरी बिल्स को ही जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज आपको, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहां पर मैंने पिछले स्लाइड में क्या दिखाया था कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मींस आरबीआई यहां पर ट्रेजरी बिल्स को भी बेच सकता है, आरबीआई यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को भी बेच सकता है, आरबीआई यहां पर स्टेट डेवलपमेंट लोन्स को भी बेच सकता है ना। ये बेचता है और लोग खरीदते, पैसा आता जाता, बस इससे यही काम था इसका। इससे मनी की सप्लाई को घटाया बढ़ाया जाता है। देख लीजिए आप, जैसे आरबीआई बेचेगा, बैंक के अपना पैसा इधर दे देंगे और फिर ये ले जाके सरकार को दे देंगे। जैसे मैच्योरिटी पीरियड होगी तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, पैसा इधर चला जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये काम करता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और ये बहुत ही प्रभावी उपकरण है, इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार एक प्रश्न पूछा गया था अभी हाल के ही एग्जाम में, आई थिंक 1 साल पहले पूछा, ट्रेजरी बिल्स रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लेकर 2022 में पूछा। और 2022 में जब ये योजना आई थी तो उस समय इन्होंने ये स्कीम के बारे में पूछ लिया। क्या था ये? देखो जी, जैसे मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं, सरकारी प्रतिभूतियां, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये ध्यान रखें कि अब ये फिजिकल फॉर्मेट में नहीं होती, अब ये जनरली आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब आप ऐप वगैरह बने, ऑनलाइन खरीद बिक्री होती। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सरकारी प्रतिभूतियां प्राइमरी ऑक्शन होता है। प्राइमरी ऑक्शन का मतलब प्राथमिक बोली लगाई जाती और वहां से इनको खरीदा जाता था। लेकिन इन प्राइमरी ऑक्शंस में हम लोग नहीं, यानी कि हम लोग डायरेक्ट नहीं परचेज कर सकते थे। हम लोग डायरेक्ट ये सरकारी प्रतिभूतियां वगैरह नहीं खरीद सकते थे। कौन खरीदता था? तो एलिजिबल ऑक्शनर होते थे, यानी कि हम ये कहें कि इसके लिए योग्यता किनको थी? जैसे कोई भी बैंक है ना,
या कोई भी प्राइमरी डीलर है ना, या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मतलब आप मेरा मतलब समझने का प्रयास करो, फिर मैं आपको और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, मेरा कहना का मतलब है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना चाहते थे, पहले हम लोग नहीं खरीद सकते थे, आम आदमी नहीं खरीद सकता। या तो बैंक जाए, या जिसको आरबीआई ने लाइसेंस दे रखा, या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे एनबीएफसी वगैरह, वो जाएं, वो खरीद सकते हैं। लेकिन हम नहीं खरीद सकते। हम किससे खरीदते थे? इन लोगों के बाद, यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब हम जैसे लोग, खुदरा खुदरा निवेशक। तो खुदरा निवेशक फिर इन लोगों से ये यानी कि अगर हमें बॉन्ड खरीदना था तो हम बैंक या इनसे खरीदते थे, तो हमारा वहां डायरेक्ट एंट्री अलाउ नहीं था। तो इसकी एक समस्या ये थी कि फिर आरबीआई को भी कम लोग ही मिल पाते थे, कम लोग आरबीआई के पास जाते थे खरीदारी करने। तो आरबीआई ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि आरबीआई ने इसका एक उपाय सोचा, इसका एक मेजर लिया, यानी कि उपाय या सॉल्यूशन ढूंढा। क्या सॉल्यूशन लिया? आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड a retail direct scheme। रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अभी रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मतलब क्या हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है, ओपन अ डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि अब रिटेल इन्वेस्टर एक अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, विद आरबीआई। विद आरबीआई मतलब हमने क्या लिखा, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आरबीआई के द्वारा एक रिटेल डायरेक्ट योजना लाई गई, और इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, योजना लाई गई, और इस योजना के अंतर्गत खुदरा निवेशक अब क्या करेगा? अब डायरेक्टली, यानी कि इनसे इनके पास नहीं जाना है, खुदरा निवेशक प्रत्यक्ष गिल्ट अकाउंट, यानी कि खाता आरबीआई के साथ खोल सकता है। ठीक है, खोल सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जब यहां पर बोली लगेगी प्रतिभूतियों की, तो हम डायरेक्टली हम भी खरीद सकते हैं, हम भी खरीद सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सरकारी प्रतिभूतियों की बोली के लिए कौन सा पोर्टल है, सरकारी प्रतिभूतियों की बोली के लिए कौन सा पोर्टल है, तो क्या बोलोगे? एक पोर्टल है जिसका नाम है NDSOM, ये है पोर्टल। ठीक है जी। तो नाउ रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कैन परचेज, यानी कि वो इसी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग बोलते हैं इसको। और इट वाज इनिशियली, हालांकि इसे फरवरी 2022 तक, लेकिन इनिशियली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2021, नवंबर 2021 तब इसकी बातचीत हुई। अब इसका फायदा क्या होगा? जहां पर आरबीआई के पास कम लोग खरीदने आते थे, अब हम जैसे खुदरा निवेशक भी डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो सो दैट ये चीज आपको ध्यान रखना है कि NDSOM नाम का एक पोर्टल है जहां पर जाकर खरीदारी की जा सकती है। किस चीज की? इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की।
ठीक है, गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं और प्रत्यक्ष रूप से, लिख सकते हैं आप इसको, प्रत्यक्ष रूप से खुदरा निवेशक NDSOM पोर्टल पर जाकर, NDSOM पोर्टल पर जाकर प्राथमिक बोलियां लगा सकते हैं, यानी कि प्राइमरी ऑक्शन में दे कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, तो ये हमने चीज को पूरा डिटेल से समझा। बेटा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें नहीं है आपके लिए, बट अगर नहीं पढ़ेंगे, इस बार का पेपर आपने देख ही लिया होगा, चाहे वो यूपीएससी का पेपर देखिए, यूपीपीसीएस का पेपर देखिए, लेवल देखिए, दे आर जस्ट मैचिंग लेवल टू द यूपीएससी, है ना। तो ध्यान रखना कि अब बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। एनरिच योर स्टैंडर्ड, आप अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी तक सारे क्वांटिटेटिव टूल्स देख लिए। क्या देख लिए हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स। अब मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा हिस्सा हम पढ़ते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना था क्वालिटेटिव टूल्स, यानी कि गुणात्मक साधन, या इसे हम सेलेक्टिव कंट्रोल या चयनात्मक नियंत्रण भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत तरह तरह के टूल थे। पहले हमने जो अभी तक हमने क्या देखा, ये जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखो जी, मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने आपको पहले लेक्चर में लिखा दिया था कि क्वांटिटेटिव टूल्स होंगे कि नहीं होंगे? यस, यानी कि मात्रात्मक साधन होंगे, और उन्हीं में मैंने पढ़ाया था कि हम लोग CRR को देखेंगे, SLR को देखेंगे, रेपो रेट भी पढ़ेंगे, और ये सब पढ़ाया है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स, देखिए A to Z। ठीक है, फिर रिवर्स रेपो रेट देखिए, फिर SDF देखा है, देन बैंक रेट देखा है, देन बैंक रेट के बाद MSF रेट भी देखा है। एक एक चीज की हिंदी भी बताई गई है, आप बार बार हिंदी नहीं लिखना है। और आज तो हमने फिर हदी कर दी, और हमने क्या देख लिया? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, याद रखना। अब दूसरे हिस्से में जो आज हमें पढ़ना है, और उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, और याद रखना इसके बाकी के लेक्चर्स आपके ऐप पर डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहां से आप इन्हें पूरी सीरीज जो होगी वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स देखते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स में मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग एक पढ़ेंगे मोरल सुएशन एंड क्रेडिट रैशनिंग एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, ये ठीक है। तो 3 ये टूल्स हैं जो हमें पढ़ने, जिसके बाद हमारा ये मॉनेटरी पॉलिसी का सेशन कंप्लीट हो जाएगा, सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो पहली हेडिंग डालिए, मोरल सुएशन। अच्छा, कहीं कहीं आप इसे मोरल परसुएशन भी देखते हैं, हिंदी में इसे हम लोग नैतिक दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? नैतिक दबाव। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, क्या होता है नैतिक दबाव, या क्या होता है मोरल सुएशन? मोरल सुएशन का मतलब है, आप ध्यान से देखो, जब कभी भी आरबीआई किसी भी तरीके की रेट में कोई बदलाव करता है, किसी भी तरीके की कोई ब्याज की दर में बदलाव करता है, तो आरबीआई ये तो उम्मीद करता होगा ना बैंकों से कि बैंकें भी उसकी नीति का अनुसरण करें, है ना। कहीं
कहीं ऐसा ना हो कि बैंकें उसकी नीति का अनुसरण ही नहीं कर रही। तो क्या आरबीआई के द्वारा बनाई गई नीति, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि पढ़ाते वक्त आप पढ़ें, है ना? ऐसा नहीं कि पढ़ाते वक्त आप मोबाइल चलाएं और मोबाइल चलाना है जब तो पढ़ रहे हैं, तो ये काम नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि सही गाइडलाइन देनी है बैंकों को। ठीक है, मान लो आरबीआई ने ब्याज की दरों को बढ़ाया। अगर आरबीआई ब्याज की दर बढ़ाता है तो क्या वो बैंकों से यही उम्मीद रखेगा कि बैंकें भी अपनी ब्याज की दर बढ़ा दें? है कि नहीं? अगर आरबीआई ये कहता है कि भाई ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आ रही है, सुस्ती आ रही है, एक काम करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसे की सप्लाई को बढ़ाते हैं, तो बैंकों को भी आरबीआई की बात माननी चाहिए ना। यानी कि कोई भी काम करने के लिए सुझाव तो दिए जा सकते हैं। तो नैतिक दबाव क्या होते हैं? नैतिक दबाव के अंतर्गत, ठीक है, आरबीआई या जो हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, आरबीआई बैंकों को मौद्रिक नीति के अनुरूप, मौद्रिक नीति के अनुरूप, ठीक है, अनुरूप बैंकों को क्रेडिट नीतियां बनाने का सुझाव देता है। वो क्या सुझाव देता है? कहता है भाई जैसी हमने नीति बनाई है वैसी नीति आप भी बना लो। यानी कि आरबीआई एडवाइज्ड, आरबीआई गिव एडवाइस, आरबीआई गिव एडवाइस, या इसको आप सजेशन लिख लो, है ना? सुझाव के साथ साथ दिशा निर्देश लिख लो। अच्छा, मैं ऐसे बहुत ही सिंपल शब्द क्यों लिख रहा हूं, ऐसे क्यों लिख रहा हूं? आदेश देता है, आदेश नहीं, सुझाव। बच्चे अच्छा करें, सुझाव देना है, आदेश नहीं। आदेश से नहीं बनती बात। आरबीआई गिव एडवाइस, सजेशन, गाइडलाइंस, ठीक है, इशूज गाइडलाइंस या सजेशंस टू कॉमर्शियल बैंक्स टू फॉलो to follow monetary policy, यानी कि मौद्रिक नीति को फॉलो करने का गाइडलाइन देता है, सजेशन देता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट पॉलिसीज। ठीक है, तो उसकी जो नीतियां हैं ऋण देने की, वो नीतियां आरबीआई के अनुरूप हो, हमको हर कोई चाहता है। तो सिंपल सी बात है, नैतिक दबाव। अच्छा ये बताओ, कोई भी बैंक मान लो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रही होगी, आरबीआई कह देना भाई इतना क्यों एक्शन लेना है, कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, उससे सुधर जाएगा। तो वही चीज है, यहां पर एक विकल्प है आरबीआई के पास कि सुझाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि कैसे करना है। तो वही चीज यहां पर की जा रही है। ठीक है, लेकिन इसकी खासियत है, आरबीआई भले ही सेंट्रल बैंक है, बट इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर। ठीक है, मतलब या गैर बाध्यकारी है। कैसा है ये? गैर बाध्यकारी। गैर बाध्यकारी का मतलब समझते हैं? मतलब ये मानना है नहीं मानना है, आरबीआई एडवाइस टू गो, सिंपल सा मैं कहना चाहता हूं, आरबीआई एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक्स टू फॉलो मॉनेटरी पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द क्रेडिट सप्लाई। सिंपल सी बात है कि वो ये कह रहा है कि भाई जब भी कोई नीति बनाओ तो हमारी बात सुनो, उसके हिसाब से बनाओ। ऐसा नहीं हम ब्याज की दर को बढ़ा रहे तुम घटा रहे।
हम घटा रहे हैं, तुम बढ़ा रहे। अगर आपके पास इफ यू डू नॉट हैव एनी वैलिड रीजन तो कम मत करो। इफ यू हैव द वैलिड डॉक्यूमेंट्स तो मैंने सुझाव दिया, और अगर आप उसको नहीं मानोगे तो मैं पूछूंगा कि बताओ अच्छा ऐसा क्यों किया था। अगर कल को कोई गड़बड़ी होती तो तुम मुझे बताना, सही होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं सही होगा देन वी विल टेक एक्शन। दैट्स व्हाई इट इज नॉट नॉन बाइंडिंग। यानी कि अगर कल को आरबीआई बैंकों को ये कह रहा है, जरूरी नहीं बैंकों को मानना है ना, बट उन्हें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अगला टूल क्या था? क्रेडिट रैशनिंग। ठीक है, क्रेडिट रैशनिंग का मतलब क्या होता है? रैशनिंग शब्द निकला, राशन जैसे आप करते हो ना, बांटना। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो एक ना बैंक है, ठीक है, और बैंक में ना पब्लिक ने, कहां कहां से पैसा आ सकता है? एक तो पब्लिक से आ सकता है, आरबीआई से भी आ सकता है ना। तो ये सोर्स है फंड का, सोर्स ऑफ फाइनेंस। पैसे आ गए इनके पास। अब इनसे क्या उम्मीद की जाती है? इनसे यही तो उम्मीद की जाती है कि अगर इनके पास ऑटो लोन्स हैं उनको भी पैसा दें, होम लोन वाले आ रहे हैं तो उनको भी पैसा दें, है ना। अगर होम लोन के साथ साथ एजुकेशन लोन वाले आ रहे हैं तो उनको भी दें, है ना। अगर एग्रीकल्चर आ रहे हैं तो भाई उनको भी दें, है कि नहीं। एमएसएमई सेक्टर के लोग आ रहे हैं उनको भी दें। इफ देयर आर सम माइनॉरिटीज उनको चाहिए तो वो भी लें। लार्ज इंडस्ट्रीज तो उनको भी देना चाहिए, यस या नो। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? क्रेडिट राशनिंग के अंदर क्या करते हैं, ये मान लो ये सेक्टर्स हैं, दीज आर द सेक्टर्स। पैसा तो आ रहा है यहां से, डिपॉजिट्स लैंडिंग से आ गया बैंक के पास पैसा। अब ये क्या करेंगे? टू मेक मोर प्रॉफिट बैंक्स हैव हाई प्रेफरेंसेस। जैसे वो कोशिश करेंगे लार्ज इंडस्ट्री को खूब दे दे, है ना, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, है ना, उनको खूब दे दें, बिकॉज दे विल गेट द हाई इंटरेस्टेड। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, दे विल अवॉइड इट। यानी कि जनरली वो इसको फॉलो या अवॉइड करेंगे। इफ दे डू दिस तो आई डोंट थिंक सो इट इज गुड, ये अच्छा नहीं है। इफ इट डजंट वर्क तो क्यों नहीं अच्छा है? जैसे मान लो इन्होंने सारा पैसा उठा के ऑटो लोन को दे दिया, तो ये सेक्टर तो खूब तरक्की कर जाएगा। होम लोन घर ही नहीं बन पाएंगे क्योंकि पैसा ही नहीं है। एग्रीकल्चर फिर पीछे चला जाएगा, पैसा ही नहीं है। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि एजुकेशन लोन नहीं है, क्योंकि उन्होंने लोन ऑटोमोबाइल और लार्ज इंडस्ट्री को दे दिया। तो ये सेक्टर तो ग्रो कर गए। तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेंटेन एडिक्वेट सप्लाई। तो क्रेडिट राशनिंग में करना क्या है? करना क्या है? तो क्रेडिट राशनिंग के अंतर्गत हमारी सेंट्रल बैंक सेट्स लिमिट, सेंट्रल बैंक सेट्स लिमिट फॉर ईच सेक्टर, sets limit for each sector to commercial bank to ensure adequate credit supply, है ना। तो एंश्योर द क्रेडिट सप्लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? केंद्रीय
बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा केंद्रीय बैंक द्वारा सभी क्षेत्रों में, ठीक है, पर्याप्त, सभी क्षेत्रों में पर्याप्त ऋण आपूर्ति बनाए रखने के लिए वाणिज्यिक बैंकों हेतु अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण किया जाता है। मतलब आप समझे, यानी कि आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी है ना, देश के हर क्षेत्र में पर्याप्त मुद्रास्फीति, पर्याप्त मनी की सप्लाई बनी रहे, उसके लिए यहां पर क्रेडिट राशनिंग का प्रयोग करते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, गाइडलाइन देता है। जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक ना हमारे यहाँ एक टर्म है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र की उधारियां, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं और आपको समझा सकता हूं। जैसे एक नया पेज पर लेता हूं मैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना। क्या होता है इसके अंदर, एक तरीके से एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर यूज कर सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र उधारियां। अब देखो क्रेडिट राशनिंग का एक प्रयोग हो सकता है। मान लो बैंक्स के पास 100 करोड़ रुपीस हैं, तो ये सारे पैसे ये कहीं लार्ज इंडस्ट्री को ना देते, तो यहां पर ना लिख दिया प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक है। क्या लिख दिया उसमें, जैसे कृषि प्राथमिकता क्षेत्र, है ना, या प्राथमिक कृषि, फिर लिख दिया हाउस, है ना, आवास, ठीक है। एमएसएमई की जगह माइक्रो इंडस्ट्रीज, सूक्ष्म उद्योग ना, है कि नहीं। आगे और जैसे मैं कहूं माइनॉरिटीज वगैरह को, विमेन, SC ST, ये सब, तो ये पिछड़े लोग हैं ना, तो इन 100 करोड़ में से 40% यहां देना पड़ेगा। अगर मैं सारे ही दे दूं तो यहां क्या होगा, जो अदर्स हैं, अन्य, अब उन अन्य में कौन है, जैसे मैं कहूं लार्ज इंडस्ट्रीज, भारी उद्योग, तो सारे के सारे तो ये तैयार घूमते रहते हैं कि अंबानी अडानी को खूब पैसा दे दें, है ना, भले ही डूब जाए, लेकिन देने की उन्हीं को कोशिश करते हैं। जैसे ऑटो लोन्स, है ना, जैसे पर्सनल लोन्स। तो अगर ये यहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो कोशिश क्या करते हैं, इन्हीं को दे डालें। लेकिन एक तरीका हमने देखा कि मान लो 100 करोड़ रुपीस है, तो आरबीआई ये कहता है कि सुनो, इनको 10-40% इनको दो, 60% उनको दो। उसमें भी उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कितना परसेंट कर दिया, 18। इसी को कहते हैं प्राथमिकता क्षेत्र की उधारियां। ये चलता हमारे यहाँ, ये करंट स्टेटस है। मैंने जो क्रेडिट राशनिंग समझाई है कि आरबीआई क्रेडिट राशनिंग कभी कभी करता है, जिससे हर क्षेत्र में, यानी कि हर क्षेत्र की एक सीमा तय कर देगा। तो बैंक के लिए सेट अ लिमिट फॉर क्रेडिट, तो अपने मन से कुछ भी पैसा नहीं देना है, एक लिमिट बना दी कि भाई इसको इतना देना है, 100 रुपए है तो 10 इसको देना, 5 इसको देना, 20 इसको, ऐसे करके सेट है, जिससे हर क्षेत्र में पैसा पहुंचे ना। अदरवाइज एक ही क्षेत्र में पहुंचेगा तो उस क्षेत्र का तो विकास हो जाएगा, दूसरे क्षेत्र का तो कोई विकास होगा नहीं, है ना। तो सो दैट आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं आज के अंतिम पड़ाव पर। अंतिम पड़ाव होने के साथ साथ अब इस लेक्चर सीरीज के जो आपको वीडियोस हैं आपके
ऐप पर मिलेंगे और वहां से इन वीडियोस को आप परचेस कर सकते हो। ये वीडियोस आपके भारत के किसी भी एग्जाम में बराबर यूजफुल होंगे, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो। ठीक है, आते हैं आगे। देखिए, पहली चीज ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मतलब मार्जिन आवश्यकता या आवश्यकताएं। ठीक है, एस लगा है तो आवश्यकताएं लिख लेंगे। क्या होता है ये मार्जिन आवश्यकताएं? एग्जाम्पल दो। देखो जी, अच्छा, ये सारे टूल्स का प्रयोग आरबीआई द्वारा पैसे की सप्लाई को इधर से उधर, जैसे कैसे पैसे की सप्लाई मॉरल सुएशन कैसे कंट्रोल करता है, तो मॉरल सुएशन में तो आरबीआई से लोगों को सलाह दे देता है कि ब्याज की दर को कम कर दो, लोग कम करते हो गई सप्लाई ज्यादा, बढ़ा दो हो गई सप्लाई कम, है ना। क्रेडिट राशनिंग में कैसे कम ज्यादा होती है, भाई किसी भी क्षेत्र में घटानी बढ़ानी है वो हो सकती है ना। तो क्वालिटेटिव टूल्स का ये काम है। एक आखिरी काम, मार्जिन होता क्या है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मार्जिन, तो मार्जिन इज अ पोर्शन, मार्जिन is a portion which is not financed by बैंक। ठीक है, मतलब मार्जिन वह भाग है जो बैंकों द्वारा वित्त के रूप में उपलब्ध नहीं कराया जाता। हो गया, हो गया ना। मार्जिन क्या है? मार्जिन समझ गए, यानी कि वो पैसा जो नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लो ये एक बैंक है, ठीक है, और ये है कस्टमर। ठीक, कस्टमर ने 100 या 1 करोड़ रुपए का कोलेट्रल या इसको कोई संपार्श्विक दिया है। संपार्श्विक क्या होता है पता है? संपार्श्विक मतलब कोई ना कोई सिक्योरिटी कुछ दिया है, जैसे गोल्ड मान लो आप, तो 1 करोड़ का गोल्ड दिया, तो बैंक क्या करेगी इसके बदले? बैंक ने कस्टमर को 80 लाख रुपए का ऋण यानी कि लोन दे दिया। इसने कोलेट्रल कितना डिपॉजिट किया? कोलेट्रल डिपॉजिट किया कितना बेटा? 1 करोड़ का। लोन कितना दे दिया? 80 लाख। यानी कि हम अगर लोन लेने गए हैं तो हमने यहां पर आरबीआई को या बैंक को 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट दिया, यानी 1 करोड़ रुपए का कोई संपार्श्विक, कोई सिक्योरिटी दी, कोई भी चीज, मकान, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी हो सकता है, और उसके बदले 80 लाख रुपए यहां पर ऋण के रूप में मुझे दिए गए। दिया तो 1 करोड़ का, मिले 80, तो यहां पर जो मार्जिन रखा बैंक ने वो 20% है। देख सकते हो आप, मार्जिन कितना है? 20%। यानी कि बैंक ने 1 करोड़ का गोल्ड लिया लेकिन मुझे लोन 80 लाख दिया, तो मार्जिन 20%। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि अगर यहां मार्जिन बढ़ा दिया, बढ़ गया, तो मार्जिन मैंने कर दिया मान लो 30%, तो आपको लोन अमाउंट कितना मिलेगा पता है? 70 लाख, 70 लाख। लेकिन दूसरी तरफ
अगर मैं मार्जिन घटा दूं और घटाकर कर दूं 10%, तो भैया लोन कितना मिलेगा? 90 लाख। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि इफ मार्जिन आवश्यकताओं का मतलब देखिए क्या हुआ। इफ मार्जिन changes the size of loan amount will also change. मतलब क्या हुआ? मार्जिन में बदलाव करके मार्जिन में बदलाव करके मार्जिन में बदलाव करके ऋण के आकार में बदलाव किया जा सकता है। तो मतलब क्या है? मतलब सिंपल है भैया, कोई ब्याज की दर घटानी बढ़ानी नहीं है, बस मार्जिन को घटा दे बढ़ा दे आरबीआई, पैसों की सप्लाई बाजार में घट जाएगी बढ़ जाएगी। मतलब मार्जिन से भी हम मनी की सप्लाई को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं 1 करोड़ का मकान लेना है, मार्जिन 10% चल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 20% तो ना मिले तुम्हें, 80 लाख मिले वहां। लेकिन मार्जिन 30% हो गया तो आपको 10 लाख का नुकसान होगा, आपको अब 70 लाख ही मिलेंगे। मार्जिन कम हो गया तो आपको 90 लाख मिलेंगे, यानी कि 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, है ना? मतलब यह हुआ कि अगर मार्जिन बढ़ा तो आपको धन ज्यादा मिलता, मार्जिन बढ़ा तो आपको धन कम मिलता। तो ऐसी सिचुएशन जब होगी मार्जिन अधिक होने पर बाजार तरलता कम हो जाती, मार्केट लिक्विडिटी रिड्यूसेस, कम हो जाती। लेकिन मार्जिन कम होने पर बाजार तरलता बढ़ जाती, मार्केट लिक्विडिटी बढ़। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, प्रश्न पूछते कई बार कि जरा बताओ कि इनमें से कौन से क्वांटिटेटिव टूल हैं, कौन से क्वालिटेटिव। यानी कि यहां ब्याज की दर में बदलाव नहीं करना, यहां मार्जिन में बदलाव किया और काम हो गया। बात समझ में आई? यानी कि इससे भी पैसे की सप्लाई। अब अच्छा एग्जांपल सोचिए आप, मान लो सरकार ये कह दे, मतलब हम ये चाहते हैं कि ऑटोमोबाइल कार के क्षेत्र में ऋण कम दिया जाए, तो क्या करना है? मार्जिन चेंज कर देना है। 10 लाख की कार है, अगर उस पर मार्जिन 40% कर दो तो इसका मतलब 6 लाख रुपए ही लोन मिलेगा, 4 लाख तुमको जुगाड़ने पड़ेंगे, तो लोग कम कार खरीदेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं कह दूं मार्जिन ज्यादा कर दो, मार्जिन कम कर दो, तो मार्जिन मान लो 10% कर दिया, अब 10 लाख की कार है, केवल 1 लाख रुपए ही लेकर जाओगे, कार मिल जाएगी, यानी कि अब लोग कार ज्यादा खरीदेंगे। यानी कि ये ऐसे टूल हैं जो वस्तुओं की मांग में भी बदलाव कर देंगे, क्षेत्र को ऊपर नीचे कर देंगे, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास यहीं तक है, और मैं वापस से आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने सारे जो इंपॉर्टेंट टूल्स थे उनका भी अध्ययन कर लिया, चाहे वो CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, SDF, बैंक रेट, MSF रेट, ओपन मार्केट। तो ये क्वांटिटेटिव टूल हैं। ये क्या करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। और ये क्वालिटेटिव टूल हैं। ये क्या करते हैं? इनके मल्टीपल इंपैक्ट देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है? ये चेंजेस आप किसी सेलेक्टिव पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके लिए
इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि जैसे मैंने कहा कि किसी एक क्षेत्र में भी इस्तेमाल करना तो वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दीज आर द सेलेक्टिव कंट्रोल, यानी कि इनसे आप चयनात्मक नियंत्रण कर सकते हैं, चयनात्मक नियंत्रण कर सकते हैं। इससे क्या है, इससे इस्तेमाल कर सकते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है मुद्रा की आपूर्ति में, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेक्चर आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खूब अभ्यास करिए। इसका टेस्ट का जो सीट है वो भी आपके पास आप जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।